नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम क्लास 12 की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं और वीडियो रेगुलर भी होंगे फिजिक्स के। आज से हम कंटिन्यू वीडियो रोजाना अपलोड किया करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट, यानी कि पहली जो यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 7 नंबर का मायना ये यूनिट आपके रखती है और नाम है विद्युत। हम शुरू कर रहे हैं विद्युत को, और इससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे सिलेबस में ये विद्युत दो तरीके से है, जिसे हम कह सकते हैं पहली स्थिर वैद्युत की और दूसरी जो आपके दूसरा जो चैप्टर है उसकी मैं अगर बात करूं तो वो है विद्युत चालक। दोस्तों, ये जो आपके पहला चैप्टर है जिसे मैं कहूंगा स्थिर वैद्युत की, हमें नाम से बिल्कुल यहाँ पे पता चल रहा है स्थिर का मतलब है कि रुका हुआ, स्थिर का मतलब रुका हुआ, और विद्युत का सीधा सा संबंध है आवेश को लेकर। तो हम फाइनली ये कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता हो उसे हम स्थिर वैद्युत की कहेंगे। एक बार फिर से सुनिए, स्थिर वैद्युत की यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाएगा वो स्थिर वैद्युत की कहलाएगी। और दूसरा विद्युत चालक, दोस्तों इसमें हम आवेश की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश चला रहे होंगे बट इसमें जो आवेश रहेगा वो आपके रुका हुआ रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले स्थिर वैद्युत की में हम शुरू करने जा रहे हैं, और एक शब्द जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जाना पहचाना भी है, यानी कि आवेश। तो सबसे पहले हम आवेश को लेकर बात करेंगे कि यहाँ आवेश असल में है क्या। तो दोस्तों, आवेश के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है और वो है थेल्स, और इन्होंने 600 ईसा पूर्व यानी कि बहुत लंबे समय पहले हम कह सकते हैं, वैज्ञानिक का नाम है थेल्स, इन्होंने आवेश के बारे में बताया। अच्छा, इन्होंने एक विचित्र घटना देखी। क्या घटना देखी? इन्होंने एक एम्बर का पदार्थ दिया। एम्बर यानी कि रेजिन नुमा ये पदार्थ होता है एम्बर, और वैसे हम कहें तो बाल्टिक सागर के किनारे पाए जाने वाला ये पदार्थ है। एम्बर को इन्होंने ऊन पर रगड़ के देखा, एक ऊन के कपड़े पर रगड़ के देखा, ऊन का कपड़ा, इस पे इस रेजिन को रगड़ा। तो रगड़ने के बाद इन्हें पता चला कि एम्बर की जो रॉड है, उसकी जो छड़ है, उसमें हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर से सुनिए, थेल्स ने देखा कि एम्बर को यदि ऊन पे रगड़ रहे हो तो उसमें छोटे छोटे हल्के तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये घटना इन्होंने देखी। अच्छा, जब कारण जानना चाहा तो इन्हें पता चला कि वास्तव में एक ऐसा कोई गुणधर्म पदार्थ का होता है जो उसे आकर्षित करने में योगदान देता है। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें तो लगभग सन 1600 और सन 1600 में एक नए वैज्ञानिक और आते हैं और उनका नाम है गिलबर्ट। और गिलबर्ट ने ये बात स्पष्ट की कि ऊन के कपड़े पर रगड़ने के लिए रेजिन या एम्बर का होना ही जरूरी नहीं है। यदि यहाँ पे ये जो छड़ ली जा रही है ये यदि कांच की है तब भी ये समान गुण दर्शाएगी। कांच की छड़ यदि ले रहे हो तो उसमें भी हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा जब भी आप उसे रगड़ रहे हो। अच्छा, यदि ये सल्फर की छड़ हो रही है तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तब भी इसके अंदर आकर्षण का गुण आ जाएगा। यानी यहाँ बहुत सारे पदार्थ उन्होंने लेकर देखे तो उनमें आकर्षण का गुण आ गया था। तो बात स्पष्ट हो गई कि कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर है जो पदार्थों में निहित होता है जो आकर्षण के लिए उत्तरदायी है। और वहां से इन्हें पता चला कि आखिरकार वो जो पदार्थ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो गुणधर्म जो है वो कुल मिलाकर के है आवेश, जिसे हम आवेश कहते हैं। अच्छा, जब परिभाषा की बात आती है कि आवेश की एक संतुष्ट परिभाषा क्या होगी, तो हम कुछ यूं कहेंगे कि आवेश पदार्थों का वह गुण है। यानी जब भी एक स्टैंडर्ड परिभाषा आवेश की देनी हो तो हम ये कहेंगे कि आवेश पदार्थों का वह गुण है जो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दूसरी बात कि उसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, आवेश किसी भी पदार्थ का वो गुण है जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र या इनके प्रभावों को उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र के जो प्रभाव है उनको दर्शाएगा या विद्युत क्षेत्र के जो प्रभाव है उनको दर्शाएगा, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे आवेश। अच्छा, ये जो आवेश है दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आवेश के बारे में यही करूंगा
कि आवेश एक प्रकार से अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, यदि मैं यहाँ पे आवेश के फॉर्मूले की बात करता हूं तो क्लास 11th में हमने पढ़ा है और उससे पहले भी हमने पढ़ा है कि हमेशा ही विद्युत धारा जो होती है उस विद्युत धारा का एक फॉर्मूला है और जिसे हम कहते हैं आवेश बट्टे समय, आवेश बट्टे समय। यहां अगर मैं आवेश को देखूं तो आवेश का फॉर्मूला विद्युत धारा इंटू समय हो जाएगा, यानी जो आवेश होगा वो विद्युत धारा इंटू समय के बराबर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं आवेश को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करूंगा मैं Q से और विद्युत धारा इंटू क्या हो जाएगा समय, यानी Q इज इक्वल टू I इंटू टी के रूप में फॉर्मूला होगा और जिसे हम कहेंगे आवेश। अच्छा, ये भी आप समझ लीजिए आवेश को ये जो बड़ा वाला Q है इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और जो छोटा वाला Q है उससे भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होगा I इंटू टी। अच्छा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसका मात्रक भी निकाल सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसके मात्रक की हम बात करते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है वो आखिरकार क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बहुत ही प्रचलित पद्धति है, अगर मैं उस पद्धति की बात करूं यानी कि SI पद्धति में इसका मात्रक यदि देखा जाए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आवेश का जो मात्रक हो विद्युत धारा का मात्रक इंटू समय का मात्रक। अच्छा, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो मात्रक यहां पे हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का एम्पियर होगा इंटू समय का मात्रक सेकंड होगा। तो फाइनली हमारे पास आवेश का जो मात्रक है वो एम्पियर इंटू सेकंड यहाँ पे रहा है। अच्छा, एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम यहाँ पे कहेंगे कूलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसे ही हम क्या कह देंगे कूलाम, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C से और वो भी बड़ा वाला C। तो दोस्तों एम्पियर इंटू सेकंड इसका SI मात्रक रहा है। अगर मैं CGS पद्धति की बात करूं, CGS पद्धति में इसका मात्रक तो कुल मिला के कूलाम को हम कह देंगे स्टेट कूलाम, कूलाम को स्टेट कूलाम यहाँ पे कह देंगे, कोई नई बात नहीं है। और यदि मैं इन दोनों के मध्य संबंध की बात करूं तो लगभग जो है लगभग तो क्या फाइनली है 10 की घात 9 के इक्वल होगा, 10 इंटू 10 की घात 9। यहां आवेश का एक और मात्रक मैं आप लोगों को बताता हूं और वो है आपका EMU। EMU विद्युत चुंबकीय यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगा, विद्युत चुंबकीय मात्रक जिसे हम कहेंगे। और ये जो विद्युत चुंबकीय मात्रक है ये भी आवेश का एक बहुत ही अच्छा सा मात्रक है जिसे हम कह सकते हैं EMU के रूप में। अच्छा, एक और होता है जिसे मैं कह दूंगा ESU। इन सब मात्रकों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ा मात्रक, इस बात का ध्यान रखें कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक वो है फैराड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड है। और यदि मैं 1 फैराड की बात करूं तो जो 1 फैराड होता है वो आपके लगभग 96,400 कूलाम के बराबर होता है। यानी कि यहां से आपको दिख ही रहा है कि 96,400 कूलाम। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे कि 1 कूलाम अपने आप में भी बहुत बड़ा मात्रक है। तो यदि 96,400 कूलाम की बात की जाए तो वो लमसम 1 फैराड के इक्वल होता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो फैराड है वो असल में आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। अच्छा, यहां मैं आपको ये भी कहूंगा कि इन सब मात्रकों के अलावा और भी मात्रक यहाँ पे है, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं शुरुआत से, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि 1 नैनोमीटर के बारे में पढ़ते हो। अच्छा, 1 माइक्रोमीटर। अच्छा, मीटर में बात की जाए 1 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर इस फॉर्म में होता है। तो यदि मैं यहाँ पे आवेश को लेकर आऊं तो मीटर की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम है तो 1 नैनो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम। अच्छा, हम कह सकते हैं कि 1 मिली कूलाम। जिस तरीके से हम मिलीग्राम, मिलीमीटर लेते आए हैं ठीक उसी तरीके से हम ये आवेश का जो मात्रक है इसको भी बदल देंगे नैनो में। अच्छा, नैनो की यदि मैं बात करूं तो वो वही बात कौन सी वाली कि 10 की घात 9 1 नैनो कूलाम यानी कि 10 की घात 9 के बराबर होगा। अच्छा, माइक्रो की बात करें तो 10 की घात 6 की फॉर्म में होता है
अगर मैं मिली की बात करूं तो 10 की घात 3 होता है। अच्छा, अगर मैं एक पिको की बात करूं, पिकोमीटर, पिकोग्राम, पिकोकुलाम, ठीक उसी तरीके से ये जो पिको होगा वो 10 की घात 12 के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर ये भी पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नैनो को हमेशा ही 10 की घात 9 के रूप में हम लिखते हैं और माइक्रो को 10 की घात 6, भले वो ग्राम हो, भले वो आपको मीटर दे रखा हो, सब फॉर्म होगी। और एक मिली कुलाम को 10 की घात 3 यहाँ पे हम लिखते हैं 10 की घात 3 के रूप में। तो फाइनली आवेश के इतने सारे मात्रक है, लेकिन हमें मेन रूप से ध्यान रखना है आवेश का जो SI मात्रक है वो एम्पियर इंटू सेकेंड यानी कि कुलाम होता है। ज्यादातर आंकिक प्रश्नों में हम इसका मात्रक कुलाम ही लेकर के चलेंगे। तो यहाँ आपको इन सब मात्रकों का ध्यान रखना है। साथ ही एक बात यहाँ पे और भी ध्यान रखना है कि 10 की घात नैनो कुलाम -9 यानी कि हमेशा ही अगर हम नैनो की बात करेंगे तो 10 की घात -9 के रूप में, नैनो से 9 ऐसा याद किया आसान से होगा। माइक्रो कुलाम 10 की घात 6, मिली यानी 10 की घात 3 और पिको यानी 10 की घात -12 के रूप में होगा। अच्छा, यहाँ हमें एक बात का और ख्याल रखना है कि यदि मैं यहाँ पे मात्रक के साथ यदि विमा की बात करूं तो आवेश की जो विमा होगी, ये हमारा तीसरा पॉइंट भी है कि आवेश की जो विमा होगी वो यहाँ पे A1 और T1 होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखें, विमा A1 और T1 के रूप में। साथ ही दो छोटी चीजें मैं आपको और बता देता हूं। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये हम काम में लेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के रूप में। तो ये इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप इस बात का ध्यान रखें, आगे हम आंकिक प्रश्नों में इसे काम में ले रहे होंगे और ये आपके तमाम सारे जो मात्रक हैं वो। अब जो आगे का टॉपिक है वो हमारा है आवेश। तो हम पढ़ ही चुके हैं और हम देखेंगे कि आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार बहुत आसान सी बात है, कैसे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और पहला जो आपका आवेश है, सिंपल सी बात है, हम उसे कहेंगे धनावेश और ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में भी होता है। और दूसरा जो आवेश का प्रकार है वो होगा जस्ट इसका उल्टा, जिसे हम कहेंगे ऋणावेश और नेगेटिव। तो यहाँ आवेश दो प्रकार से है, धनावेश और ऋणावेश, इस बात का ध्यान रखें। और सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये धनावेश आखिरकार बनता कैसे है और ये ऋणावेश आखिरकार बनता कैसे है। तो सबसे पहले धनावेश, एक अगर मैं परमाणु की बात करूं, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और वो मेरे पास है सोडियम। और यदि मैं सोडियम के परमाणु भार की बात करूं या उसके परमाणु क्रमांक की बात करूं, तो उसके परमाणु क्रमांक दोस्तों होते हैं 11। यानी मैं ये कह सकता हूं कि परमाणु क्रमांक यानी कि उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या तो हमेशा ही किसी भी परमाणु में बराबर होती है, यानी लगभग बराबर होती है। तो यहाँ सोडियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 11 है। यदि मैं यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या की बात करूं तो वो हमेशा ही बराबर होती है, मतलब साफ है कि वो भी कितनी है, 11। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही 11-11 है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका देखें तो 2 8 8 और 10 और 1 11, यानी कि 2 8 और 1 होगा। अच्छा, इसका जो प्रथम जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कक्षक में यहाँ पे आपके पास केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। और न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि प्रत्येक कक्षक में उसका अष्टक पूर्ण होना जरूरी होता है। तो अष्टक का मतलब यहाँ यानी कि सबसे बाह्यतम वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो दोस्तों यहाँ अगर मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो या तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस करूंगा, यानी किसी अन्य परमाणु से 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, या फिर ये रहेगा कि ये प्रथम कोष है, तृतीय को जो है इसको हटा दिया जाए। कैसे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जब ये किसी को दान कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे देगा तो इसमें इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और कितने कोष बचेंगे, केवल और केवल 2। तो दो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लाए जाए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या उसे अंदर लाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है
और यहाँ अगर 7 इलेक्ट्रॉन लाने हैं तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए, लेकिन कम ऊर्जा में यदि काम करना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाए। तो हम वैसा ही करेंगे कि इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, ये हमारे लिए आसान भी होगा और परमाणु के लिए आसान भी होगा। तो यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन जब भी बाहर कर दिया जाएगा तो दोस्तों वापस से ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे सोडियम में वो इलेक्ट्रॉन थे 11। यदि मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कुल मिला के 10 रह गए, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी थी दोस्तों? 11 थी और वो अभी भी क्या है? 11। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऋणावेश जो कि इलेक्ट्रॉन के रूप में है वो कम है और यहाँ पे धनावेश जो कि 11 है, एक यहाँ पे कम है। तो ज्यादा कौन से हैं? ज्यादा धन आवेश है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सोडियम का परमाणु है ये कौन सा है? धन आवेश। अच्छा, कितना ज्यादा है उसकी अगर मैं बात करूं तो 10 और 11 यानी कि 1 का फर्क है, तो इसमें +1 का आवेश यहाँ पे रहेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से बनता है आपका धनावेश, यानी जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ मैं एक नई बात और लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी, और जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश बनेगा। यानी जैसे ही सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया गया तो कमी हो गई, और कमी हमेशा शो करती है किसको? धन आवेश को। तो फाइनली इस तरीके से बनता है धन आवेश। और यदि मैं ऋण आवेश की बात करूं तो बहुत आसान सी बात है कि यहाँ पे जो हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ये लीजिए ये वाला, और ये तो हमेशा ही ऋणावेश होता है, इस बात का हमें ध्यान है कि सोडियम है, क्लोरीन है। लेकिन अगर मैं इसके परमाणु क्रमांक की बात करूं यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें होती है 17, और इलेक्ट्रॉन चूंकि 17 है तो यहाँ पे प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17। प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। लेकिन अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूंगा तो बहुत आसान है। कैसे? कि यहाँ पे मेरे पास 2 है, 8 है, और यहाँ पे 8 है, 8 और 8 16 और 2 17 18 हो गए, लेकिन यहाँ कितने बचे? 7। तो अब ये 17 हो गए। तो अब जरूरी ये भी है कि 2 ये भी अष्टक यहाँ पे ये है आपका, और तीसरे में अष्टक में एक कम हो रहा है, पहले में तो हालांकि 2 ही रह सकते हैं। तो जो आपका तीसरा कक्षक है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पे, लेकिन यदि मैं यहाँ पे आपको कहूं कि इसका अष्टक पूर्ण करना है यानी 7 के बजाय 8 करने हैं, तो हमें ये चाहिए कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लाया जाए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दान लेने की यहाँ पे जरूरत है। और यदि आप नहीं ले रहे हो तो 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर करो, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए ऊर्जा की ज्यादा हो सकता है, तो हम वैसा नहीं करेंगे। बजाय इसके हम एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर प्रवेश करवाने की कोशिश करेंगे। तो यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। यदि एक इलेक्ट्रॉन और लाया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल मिला के कितनी हो जाएगी? 18। और प्रोटॉन जो है वो हमारे पास एज इट इज पड़े हैं यानी कि 17। तो यहाँ से अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने आप में क्या हो गई है? ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। कौन से हैं? कि नेगेटिव है, इसलिए हम इस पदार्थ को क्या कह देंगे कि सर ये ऋणावेश है, यानी कि इसमें नेगेटिव जो है वो ज्यादा है यानी 18 है, और पॉजिटिव कितने हैं? केवल 17। तो इसलिए इस तरीके से बनते हैं ऋणावेश। अगर मैं दोनों के अंतर को देखूं तो 17 और एक 18 यानी कि एक यहाँ पे ऋणावेश है, तो हम इसके ऊपर ऐसा भी लगाते हैं कि क्लोरीन जो है वो -1 के रूप में है। अच्छा, दूसरा यदि हम यहाँ पे देखें तो जिस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी उस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? वृद्धि। तो इस बात का ख्याल रखें कि इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। और हमेशा ही ये बात आप याद रखें कि यहाँ पर जो है फाइनली धनावेश और ऋणावेश बनने के लिए हमेशा ही ये बात निर्भर करेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। हमें प्रोटॉन से कोई खास लेना देना नहीं है, बल्कि प्रोटॉन के द्वारा तो धनावेश और ऋणावेश बनते भी नहीं है, धनावेश और ऋणावेश बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की कमी रिप्रेजेंट करती है धनावेश को, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि रिप्रेजेंट करती है ऋणावेश को। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी कम होगा तो धनावेश बनेगा, और इलेक्ट्रॉन जब भी ज्यादा होगा तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बनेगा? ऋण आवेश। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, आवेशों के बारे में एक और जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और वो है आवेशों के गुण। आवेशों के गुण।
हालांकि हम इस बात से बिल्कुल परिचित है, लेकिन और जान लेना कोई गुनाह भी नहीं होगा। आवेशों के गुण, और बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण जो आपके सामने ये है कि यदि दो सजातीय आवेश लिए जाए, सजातीय आवेश से मेरा मतलब है कि समान आवेश, और जब दो समान आवेश होंगे तो वो हमेशा ही एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। ये सजातीय आवेश हमेशा ही एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल अनुभव करवाते हैं। इस तरीके से कि यदि कोई प्लस आवेश है आपके पास और उसके समीप यदि आप प्लस आवेश लेके आ रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे से नजदीक आने के बजाय एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। यानी ये इधर की ओर बल अनुभव करेगा और ये इधर की ओर बल अनुभव करेगा, यानी कि समान आवेश, सजातीय आवेश हमेशा ही एक दूसरे से प्रतिकर्षित। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि अगर नेगेटिव वाले दोनों हैं तो भी वो समान है, और समान है तो वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे। दूसरा कि यदि आप विपरीत आवेश ला रहे हो, विपरीत जातीय आवेश या लिख दें विपरीत आवेश, तो वो हमेशा ही एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ऐसा मान लीजिए आप, आकर्षण का बल यहाँ पे अनुभव होता है। कैसे कि यदि मैं कोई प्लस वाला आवेश ले रहा हूँ और इसके समीप माइनस वाले आवेश को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से एक दूसरे से समीप आने की कोशिश करेंगे ये, और यदि माइनस के पास प्लस वाला लाया जा रहा है तब भी ये गुण समान होगा, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है आवेश को लेकर। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, और अब हम पढ़ेंगे कि आवेशन के प्रकार, जो कई बार एग्जाम में सवाल आता भी है, आवेशन की विधियां या प्रकार। आवेशन की विधियां, दोस्तों आवेश के बारे में तो हम जानकारी ले ही चुके हैं कि आवेश है क्या, लेकिन किसी भी चालक को हम, या यूं कह लें किसी भी पदार्थ को किस तरीके से आवेशित किया जा सकता है, उसे आवेशित कैसे करें। तो जब ये सवाल हमारे मन में होता है तब हम पढ़ते हैं आवेशन की विधियां। और आवेशन की हमारे पास 3 विधियां हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और हम कहेंगे सबसे पहला घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर उन्हें जो है आकर्षित, आवेशित किया जा सकता है। तो किस तरीके से हम उसे आवेशित करेंगे, ये देखिए कि यदि मेरे पास कोई एक रॉड है, कोई एक छड़ है, यदि मेरे पास ये मान लीजिए कि एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट, और उस छड़ को यदि मैं किसी बिल्ली की खाल पे रगड़ रहा हूं, बिल्ली की खाल, तो वो आवेशित हो जाएगी। यानी अब उस छड़ में वो गुण आ जाएगा कि वो हल्के पदार्थों को आकर्षित करे। तो ये जब भी दोनों के मध्य घर्षण करवाएगा, ये काम किसका है, ये काम है घर्षण का, घर्षण के कारण ऐसा हुआ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं यदि कांच की छड़ की बात करूं, कांच की छड़, और यदि उस छड़ को मैं किसी ऊन के कपड़े पे रगड़ता हूं, जैसा कि गिलबर्ट ने हमें बताया है, ऊन का कपड़ा, तब भी वो वहां पर आवेशित हो जाती है। कई बार हम देखते भी हैं कि सूती वस्त्र जो होते हैं उनमें अक्सर चिंगारियां सर्दियों के मौसम में हमें दिखाई देती है, तो वो आवेशन का ही कारण है। तो ये फाइनली दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण ऐसा होता है, जिसे हम कहते हैं कि घर्षण के द्वारा आवेशन, जो कि हमारी पहली विधि है। अच्छा, दूसरी विधि की तरफ मैं बढ़ता हूं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी भी वस्तु को प्रेरण के द्वारा उसे आवेशित किया जा सकता है। किस तरीके से, दोस्तों ध्यान दीजिए कि यदि मेरे पास कोई एक वस्तु है, कोई एक चालक है, क्योंकि आवेश तो हमेशा ही चालक के लिए है, और वो किसी कुचालक स्टैंड पे इस तरीके से रखा गया है, और यहां मैं बात करता हूं कि इसमें प्लस आवेश भी है और माइनस वाले आवेश भी है, प्लस भी है और माइनस वाले भी है। अच्छा, इस तरीके से ये बॉल जो है आवेशित की हुई है। यदि मैं कोई छड़ इसके समीप लेके आता हूं, और वो छड़ यदि मेरे पास कुछ इस रूप में है, जैसा कि स्टेप दूसरा आप देखें, ये वापस से ये वाला, और मैं एक छड़ यहाँ पे ला रहा हूं, और छड़ ध्यान दीजिए कि वो धन आवेशित है। यदि इसके पास मैं धनावेशित छड़ लेके आ रहा हूं, और ये इस तरीके से भी इसके अंदर ऋणावेश भी था, धनावेश भी था, उदासीन थी वस्तु, और ये मैंने इसे कुचालक स्टैंड पे पुनः रख दिया है। तो अब मैं जब इसके समीप ये छड़ लेके आऊंगा, तो अगले ही क्षण में क्या देखूंगा, वो लागू होगा कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होंगे,
और विपरीत आवेश एक दूसरे से आकर्षित होंगे। तो यदि मैं धन आवेशित छड़ को ला रहा हूं, यदि पॉजिटिव छड़ को लेके आ रहा हूं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस आपस में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, वो दूर भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ नेगेटिव जो है उनके मध्य और इन पॉजिटिव के मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का, क्योंकि विपरीत आवेश हमेशा ही आकर्षित होता है। तो जब ये आकर्षित होंगे तो इधर आ जाएंगे। अच्छा, मेरे को वस्तु को यदि ऋणावेशित करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा कि यहां से एक तार लेकर के मैं उसे भूसंपर्कित करने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही भूसंपर्कित करूंगा तो सारे जो प्लस है वो प्रतिकर्षित तो वैसे ही हो ही रहे थे इनसे, और अब प्रतिकर्षित होकर कहां चले जाएंगे, जमीन में। और चूंकि जमीन की जो धारिता है वो क्या है, अनंत, यानी कि वो बहुत सारे आवेशों को अपने अंदर संग्रहित करके रख सकती है। तो ये आवेश सारे जमीन में चले गए, पॉजिटिव वाले, और जैसे ही पॉजिटिव वाले आवेश जमीन में चले गए तो अब आपके पास जो ये बॉल बची हुई है, ये जो चालक बचा हुआ है, इस चालक को आप देखोगे कि केवल और केवल कौन सा बचा है, जैसे छड़ आप हटाओगे तुरंत ये क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित। पहले देखिए, पहले इसकी ये स्थिति थी, लेकिन जब हमने ये प्रयोग किया तो चालक हमारे पास आवेशित हो गई, और आवेश भी कौन सा हुआ यहाँ पे, ऋण आवेश। कब, जब आप लेके आ रहे हो प्लस वाली छड़। और यदि आप यहाँ पे ऐसा कर रहे हो कि प्लस की जगह माइनस वाली छड़ लेके आ रहे हो, तो जैसे ही आप माइनस वाली छड़ लेके आओगे कि तुरंत अगले ही क्षण यहाँ प्लस तो सारे इधर इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस आपस में क्या होंगे, आकर्षित। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस सारे जो है प्रतिकर्षित होकर इधर आ जाएंगे। वो संपर्कित करोगे तो फिर से ऋणावेश जमीन में चला जाएगा, और क्या बचेगा, धन आवेश। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो विधि है, यानी कि केवल और केवल मैं टच नहीं करवाऊंगा, बल्कि रॉड को मैं यहाँ इससे दूर रखूंगा, बॉल से दूर रखूंगा, लेकिन या फिर भी यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण की वजह से आवेश जमीन में चले जाएंगे और आवेश बच जाएंगे। इस तरीके से वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो यहाँ दोनों ही प्रयोग आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो विधि है आवेशन की, ठीक है ना, जिसमें दूर रहते हुए भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, वो विधि कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। और एक तीसरी और अंतिम विधि यहाँ पे बच जाती है, और वो विधि यह है जिसे हम फाइनली यहाँ कहेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, चालन के द्वारा आवेशन। यदि मैं किसी बॉल से किसी वस्तु को, या कोई रोड है मेरे पास, धनावेशित है या ऋणावेशित है, जो भी रोड है, यदि मैं इसको टच करवा दूं तो आवेश चलते हुए, ठीक है ना, अपने रास्ते से चलते हुए कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे, और फिर से इसको मैं भूसंपर्कित वगैरह करके वापस क्या कर लूंगा, इसको आवेशित कर लूंगा। तो फर्क क्या है प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन? फर्क सिर्फ इतना सा है कि प्रेरण में हम छड़ को यहाँ पे दूर रखेंगे, फिर भी ये भूसंपर्कित करने के बाद वस्तु आवेशित हो जाएगी, चालक आवेशित हो जाएगा। लेकिन यहाँ चालन के द्वारा, स्पर्श के द्वारा जैसे भी टच करवा दिया जाएगा तो आवेशों का ट्रांसफर यहाँ से वहां हो जाएगा और वस्तु फिर से क्या हो जाएगी, आवेशित। तो दोस्तों, यहाँ हमने आवेशन की 3 विधियां पढ़ी है, और वो ये है, पहली घर्षण के द्वारा आवेशन, जो बहुत आसान है, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वस्तु जो है आवेशित हो जाती है, और दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, जो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है चालन द्वारा आवेशन। तो ये इस तरीके से होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन मैं आग्रह आप लोगों से करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और नोट्स भी बनाएं साथ में, और वैसे ये जो पीडीएफ है सारा का सारा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, पढ़ते रहें।